एक ऐसा डाकू जिसने 30 साल तक भारत की 3 राज्य सरकारों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा शिकारी जिसने सैकड़ों हाथियों को मारा, लाखों की चंदन लकड़ी तस्करी की और दर्जनों पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। जिसका नाम सुनकर गांव वालों की रूह कांपती था और जिसे पकड़ने के लिए बनाए गए ऑपरेशन में करोड़ों रुपए खर्च हुए। नाम था कोसे मुनिस्वामी वीरप्पन। आज हम जानेंगे कैसे एक मामूली लकड़हारे का बेटा बना दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डकैत। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के गांव गोपाल स्वामी बेट्टा हिल्स, जिला धर्मपुरी में हुआ था। उसके पिता मुनिस्वामी लकड़ी काटने और जंगल से सामान बेचने का काम करते थे। वीरप्पन का परिवार बेहद गरीब था। बचपन से ही उसने जंगलों में समय बिताया, न कोई स्कूल न कोई शिक्षा। बचपन में वो अक्सर जंगलों में शिकार करता और धीरे धीरे उसका जुर्म की दुनिया से रिश्ता बनता गया। कहा जाता है कि महज 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने पहली बार हाथी मारा और उसी दिन उसका खून जुर्म में रंग गया। डकैत बनने का सफर। वीरप्पन के जीवन का असली मोड़ तब आया जब उसने अपने ससुर और मशहूर तस्कर सेमले रेड्डी के साथ काम करना शुरू किया। सेमले चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी करता था। वीरप्पन ने उससे सब कुछ सीखा, शिकार करना, जंगल में छुपना, पुलिस से बचना और तस्करी के रास्ते। कुछ ही सालों में वो इतना ताकतवर हो गया कि खुद का गैंग बना लिया और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के घने जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया। उसने एक एक कर जंगल के रास्तों, गांवों, गुफाओं और पहाड़ों को अपनी रणनीति से ऐसा जाल बना दिया कि पुलिस के लिए वो एक अदृश्य भूत बन गया। वीरप्पन का मुख्य धंधा था चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उसने 10,000 टन से ज्यादा चंदन लकड़ी तस्करी की थी, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ में थी। साथ ही उसने करीब 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार कर उनके दांतों की तस्करी की। उसके नेटवर्क में सैकड़ों लोग थे, कुछ मजबूरी में, कुछ लालच में और कुछ डर के मारे। वीरप्पन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि गांव वालों से लेकर लोकल नेताओं तक सब उसकी मदद करते थे। उसका नाम लोगों की जुबान पर नहीं लिया जाता था, लोग उसे जंगल का राजा कहते थे। वीरप्पन को पकड़ने के लिए तीनों राज्य सरकारों ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, लेकिन वीरप्पन ने हर ऑपरेशन को नाकाम किया। 1993 में उसने एक ही हमले में 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला। वो बमों, बारूदी सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करता था। उसने जंगल को मिनी वॉर जोन बना दिया था। 1996 में उसने एक आईएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को बुलाकर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीरप्पन को समझाने की कोशिश कर रहा था। वीरप्पन सिर्फ तस्कर नहीं था, वो सरकार के खिलाफ एक गुरिल्ला योद्धा बन चुका था। 2000 में वीरप्पन ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरा भारत दहल गया। उसने दक्षिण भारत के मशहूर सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को अगवा कर लिया। राजकुमार उस वक्त कर्नाटक के एक गांव में थे और वीरप्पन उन्हें पकड़कर जंगल में ले गया। 108 दिन तक राजकुमार उसके कब्जे में रहे। टीवी, रेडियो और अखबारों में दिन रात यही खबर चलती रही। सरकार ने गुप्त तरीके से करोड़ों की फिरौती दी, तब जाकर राजकुमार को छोड़ा गया। इस घटना ने वीरप्पन को देश का सबसे कुख्यात डाकू बना दिया। वीरप्पन की जंगल पर पकड़ ऐसी थी कि पुलिस, सेना, कोई भी उसके इलाके में जाने से डरते थे। वो गरीबों को पैसा देता, शादी करवाता और खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करता, लेकिन उसके हाथ खून से रंगे थे। 184 से ज्यादा लोगों की हत्या, हजारों करोड़ की तस्करी, सैकड़ों परिवार उजाड़ देना, ये सब उसकी शान बन चुके थे। 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया, कोड नेम ऑपरेशन कोकून। इस बार रणनीति अलग थी। पुलिस वालों ने आम नागरिक बनकर वीरप्पन के करीबियों से दोस्ती की। एक नकली एम्बुलेंस तैयार की गई जिसमें पुलिस वाले पेशेंट बनकर बैठे। वीरप्पन को एक योजना के तहत इलाज के बहाने उसमें बैठाया गया। 18 अक्टूबर 2004 की रात जैसे ही वीरप्पन एम्बुलेंस में चढ़ा, चारों ओर से गोलियां बरसी। कुछ ही मिनटों में वीरप्पन की मौत हो गई। जंगल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीरप्पन की मौत के बाद उसके गैंग के बचे हुए सदस्यों को गिरफ्तार किया गया या मारा गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। कई लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि इतना चतुर, चालाक और खतरनाक डाकू ऐसे पकड़ा जा सकता था। वीरप्पन की जिंदगी पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, लेकिन असलियत उससे भी ज्यादा डरावनी थी। वीरप्पन एक ऐसा नाम था जो इतिहास में डर और आतंक का पर्याय बन गया। उसने जंगल को अपना किला बनाया और कानून को चुनौती दी, लेकिन अंत में एक गोली ने उसका अध्याय बंद कर दिए।